भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, विश्व शांति की जय। वासुदेव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं 1885 के बाद जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उस पर कुछ संक्षेप में अपनी बात रखूँगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं रखूँगा क्योंकि जो कई लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बातें रखने का प्रयास करूँगा। 1885 में जब एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक कांग्रेस को बनाने का एक जो है एक प्रकार से प्रयास किया था। उसमें क्या था? उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक सेफ्टी बल्ब के रूप में भारतीय नेताओं का योगदान, ऐसा एक सेफ्टी बल्ब हो जो सेफ्टी बल्ब मतलब सेफ्टी बल्ब फॉर इंग्लिश एम्पायर उनके लिए हो, जिससे बात करें और एक ऐसी संस्था बने जो अखिल भारतीय स्तर की संस्था हो और वही बात करें, उसमें उनके ही लोग शामिल हों और थोड़ी विचार विमर्श करें और इंग्लिश एम्पायर को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के पीछे एओ ह्यूम का जो है मुख्य मकसद था। अब विदेशों में पढ़े आए लोग ज़्यादातर इसमें सदस्य रहे। अब 20 साल तक तो लगभग 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी इसमें रहे। डब्ल्यू बनर्जी से लेकर चलते हुए जितने भी लोग थे विदेशों में पढ़ के आते थे और विदेशों में पढ़ के आते थे वो सिर्फ कांग्रेस के भाग लेते थे। एक जैसे 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया था। उस वक्त मीटिंग हुआ करती थी साल में एक बार, अपनी बातें रखते थे, चाय पानी पीते थे और कांग्रेस जो है ये बोलती थी कि हमने तो भारतीय लोगों से बात कर ली और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। कोई इसमें सुधार नहीं हो पाया। लेकिन 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के बाद असल में एक नया गुट उभरा जो कि गर्म दल एक्सट्रीमिस्ट भी जिनको माना जाता है। एक उदारवादी का तो मतलब था आमतौर पर जो बिल्कुल एक प्रकार से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के जो सेफ्टी बल्ब का फॉर्मूला था उस पर खरे उतरते थे। तो उसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी जिनको कहा गया, उग्रवादी एक प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट इनको माना गया, गर्म दल के लोग हैं। और बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन के बाद जो है आमतौर पर कांग्रेस वाले उंगली टेढ़ी करने की बात करने लगे। सीधी उंगली से बात नहीं बनेगी, हमें उंगली टेढ़ी करके आगे चलना पड़ेगा। और इसी समय से कांग्रेस की एक प्रकार से स्थिति बदलने लगी। 1907 में पहली फूट पड़ी कांग्रेस में और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है मुस्लिम लीग इत्यादि का भी उदय होने लगा। 1906 में देखो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1906 में मुस्लिम लीग भी एक प्रकार से मुस्लिमों के एक संगठन के रूप में सामने आई। 1907 में कांग्रेस में पहली स्प्लिट हुई और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। जो आवाज़ उठ रही थी उसको शांत किया गया। और ऐसे समय में ये जो बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले है, लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है, ऐसे लोगों के गोपाल कृष्ण गोखले तो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। उनका जो है एक प्रकार से काम हुआ। लेकिन ये लोग कर्म दल के थे, अपने अखबार निकाला करते थे, उसके माध्यम से लोगों को जो है एक क्रांति की तरफ प्रेरित करते थे। 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया तो बंगाल के विभाजन के रद्द करने के बाद मुस्लिमों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पूर्वी और पश्चिम बंगाल की बात आ गई थी। बंगाल बहुत बड़ा राज्य था एक प्रकार का और ऐसे में बंगाल का विभाजन रद्द होना कांग्रेस की एक बड़ी जीत मानी गई और इससे कांग्रेस मुस्लिम और इंग्लिश एम्पायर के बीच मतभेद भी उभर गए। अब धीरे धीरे करके जो है ये कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस अब सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन नेतृत्व का अभाव था कांग्रेस में। कोई ऐसा नेता नहीं था जो एक अखिल भारतीय नेतृत्व जो है कांग्रेस को प्रदान कर पाता। लाला लाजपत राय इधर पंजाब से थे, आपके कोलकाता से। असल में तो कांग्रेस का जो
एक प्रकार से जो लिटरेट वर्ग माना गया है वो तो बंगाल माना गया है। बंगाल में से ही सारे जो बड़े बड़े लोग आते थे वो बंगाल से ही आते थे। सुन्नाथ बनर्जी है, डब्ल्यू सी बनर्जी है, आपके अन्य रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह जितने भी लोग हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो उड़ीसा से थे वो भी कलकत्ता में जो है अब उनका कलकत्ता से ही काम शुरू हुआ था। तो ये सारे लोग कलकत्ता से और लिटरेट वर्ग वहीं से था। तो मुस्लिम इस तरह से कलकत्ता जो विभाजन हुआ था, विभाजन के बाद कांग्रेस में एक नई जोश आया। उसके बाद बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। तो बंगाल के विभाजन रद्द करने के बाद आमतौर पर 1915 में आते आते महात्मा गांधी का भारत में आना हुआ। महात्मा गांधी भी आप तो जानते हैं, महात्मा गांधी ने रंगभेद के विरुद्ध जो आंदोलन दक्षिणी अफ्रीका में लड़ा था उसमें कामयाबी प्राप्त करके आए थे और लोगों को लगता था कि वो नेतृत्व प्रदान करेंगे। महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ने नेतृत्व संभाला और महात्मा गांधी का जब नेतृत्व था 1920 के बाद तो 1919 के बाद ही 1947 तक के युग को महात्मा गांधी काल ही कहा जाता है भारत में। तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ी आगे बढ़ने लगी तो लेकिन नेतृत्व तो कांग्रेस का आ गया। फिर भी कांग्रेस में कई लोग थे, ऐसे धड़े के लोग थे जैसे आपके सी आर दास थे, आप मोतीलाल नेहरू थे या अन्य लोग थे। ये थोड़े गांधी के नेतृत्व से ज़्यादा खुश नहीं थे, वो अपने आप को नेतृत्व देना चाहते थे। तो गांधी जी अपनी जगह थे, गांधी जी इस चीज़ के बारे में जानते नहीं थे। गांधी जी ने जब छोटे मोटे काम किए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया। इसके अलावा आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो आप जानते हो, वो तो एक ऐसा स्थान था जहाँ से भारत के जो विघटन की जो नींव है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही रखी गई थी। यहाँ से भारत के विरुद्ध, हिंदू के विरुद्ध ही प्रचार हुआ करता था। वहाँ उन्हें कई अन्य साथी मिले और जब उन्होंने देखा फिर उसके बाद कुछ एक साबरमती नदी के तट पर उन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी के बारे में तो मैं पूरा बाद में ही आपको बताऊंगा कि गांधी युग, लेकिन गांधी के बगैर कांग्रेस की स्थिति एक प्रकार से मैं तो मेरी नज़र से शून्य है। गांधी नहीं तो कांग्रेस नहीं, मैं कम्प्लीटली ये बोलता हूँ। कि लोग गांधी के खिलाफ है, मैं गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातों में मेरे गांधी से एक प्रकार से सेटिस्फाई नहीं हूँ। गांधी ने भी थोड़ी बहुत तुष्टिकरण की नीति चलाई है, हो सकता है उस वक्त समय की आवश्यकता हो, लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बताना एक बड़ी भूल उनकी रही है। फिर भी चलिए हम पीछे चलते हैं। साबरमती की आश्रम की स्थापना की आपके 1916 में लखनऊ पैक्ट हो गया था। लखनऊ पैक्ट के बाद मुस्लिम लीग और ये दोनों दल, कांग्रेस के और मुस्लिम लीग बीच समझौता हो गया था। लखनऊ पैक्ट के बाद जब साबरमती के तट पर आश्रम स्थापित किया, उसके बाद अहमदाबाद में मजदूरों के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए संघर्ष हुआ। इन संघर्षों के बाद गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की। पूरे देश की यात्रा करने के बाद जब उन्होंने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है तो फिर और उन सब गांधी जी ने अपना बैरिस्टरी शोला फेंक दिया और ये जो धोती है ये आम आदमी की तरह ये एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी। एक असाधारण काम किया, सारे कपड़े लत्ते उखाड़ फेंक करके धोती और लाठी का सहारा लिया। एक है न खड़ा हूँ और साबरमती के आश्रम में वो जो है भूमि आसन करने लगे। तो गांधी जी गांधी बाबा बन गए। और गांधी बाबा आमतौर पर मुस्लिम को तो आपको पता है, मुस्लिम चाहे कितना भी कैसा हो वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। ये मुस्लिमों की एक खासियत रहती है। मुस्लिम अब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच। अब वहाँ पर क्या हो गया कि तुर्की का बादशाह जो खलीफा कहलाता था मुस्लिम जगत का, खलीफा पराजित हो गया। खलीफा पराजित होने के बाद उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वालों ने भी, अंग्रेज़ों ने भी उस खलीफा को नीचे झुकाने के लिए एक आंदोलन किया है। तो मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन चला दिया। खिलाफत आंदोलन एक प्रकार से ऐसा आंदोलन था जो मुस्लिमों ने चलाया, क्योंकि उनके खलीफा को जो है नीचा कर दिया था। अब खलीफा को नीचा कर दिया था तो अब गांधी जी ने अपना नेतृत्व संभाल लिया था। हिंसक आंदोलन होने लगे थे गर्म दल के बीच। 1900 अब अंग्रेज़ों ने 1914 से 1918 के बाद कहा था कि आपको डोमिनियन स्टेट मिलेगा। डोमिनियन स्टेट तो कहाँ दिया, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट ले दिया। नो अपील, नो वकील, नो दलील।
ना तो कोई अपील सुनी जाएगी, ना वकील किया जा सकता, ना तो कोई दलील सुनी जाएगी। ऐसे काले काले कानून लाए सर सिडी रॉलेट की अध्यक्षता में। उसके बाद आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। जलियांवाला बाग में जो है निहत्थे लोगों ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर सैंडर्स जो वो क्या कहते हैं, वो ये क्या कहते हैं अपना जनरल डायर जो था, जनरल डायर ने जो है गोली का ऑर्डर दे दिया, निहत्थे लोगों को गोली चला दी, सैकड़ों की संख्या, हज़ारों कहा जाता है, मारे गए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन में तो आपको पता है, इसके बारे में, गांधी के बारे में मैं एक टॉपिक बनाऊंगा जिस पर आप पूरी तरह से, ये तो मैं हिस्ट्री का एक चैनल बनाने की कोशिश करूंगा हिस्ट्री में, लेकिन आमतौर पर मेरे फेसबुक के जानने वालों को मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आपके यूट्यूब के लिए तो मैं अलग चैनल बनाऊंगा। ये मेरा अभी फ़िलहाल यूट्यूब के लिए भी है और इंस्टा और फेसग्राम के लिए भी है, फेसबुक के लिए भी है। लेकिन जब ये स्थितियाँ पैदा हुई तो क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन चला। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन चला दिया, असहयोग आंदोलन चला दिया। जब गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रति थे, उनको तो सिद्धांत ही था। मैंने माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ में उन्होंने कहा था कि मैं सत्य पर ही प्रयोग करता था। सत्य का प्रयोग कोई अच्छी बात नहीं, अहिंसा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप हिंसक हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में आप विरोधी हो सकते हैं, लेकिन तब सहयोग आंदोलन चला। सहयोग आंदोलन में जब गोरखपुर ज़िले में चौरा चौरी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने सेना का घेराव किया और थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगाने से क्या हो गया, उसमें काफ़ी से सिपाही, 22 के करीब सिपाही जिंदा जल गए। उसको सुनकर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। जब वापस ले लिया तो ऐसे मौके की उनके विरोधी इंतजार थे। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया 6 साल के लिए। तो उस इधर मोतीलाल नेहरू, तेज प्रसाद साहपुर, सी आर दास ने इसी इसमें सोचा कि भी एक नया बना दिया जाए, और उन्होंने स्वराजवादी दल बना दिया। स्वराजवादी दल कुछ टाइम चला। जब सी आर दास की मृत्यु हो गई तो 1925 में ही ख़त्म हो गया। तो गांधी के बगैर ये चलना नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने तो बहुत धनाढ़ वकील थे, बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, तो लेकिन गांधी जी को भी नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी आ चुके थे राजनीति में। उसके बाद आपके साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनको मृत्यु के लिए दोषी सैंडर्स को भगत सिंह ने मार दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर बटुकर, केशव दत्त और जैसे लोग जो है उनको जो है, आमतौर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने तो अपने आप को गोली मार दी। आपको इनको 3 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई। अब भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अब गांधी जी ने, गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उनने उसका साथ नहीं दिया, उनको जेल से छुड़ाने का प्रयास भी नहीं किया। न तो जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े वकील भी इसमें साथ आए। तो इसके बाद 1929 का अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। 1900 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमीशन स्थापित किया, जो नेहरू कमीशन कहा जाता। नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में जो है आमतौर पर जो है पूर्ण स्वराज की बात उठी और 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया। शून्य हो गया, आंदोलन हुआ, कई मंत्रिमंडल के गठन हुए। और इसके अलावा एक बार तो 1937 में तो आपके गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सित्तर भी चुनाव हार गए सुभाष चंद्र बोस जी से, नेशनल कांग्रेस का। लेकिन गांधी के बगैर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन सकता था। सुभाष चंद्र बोस जी को त्यागपत्र देना पड़ गया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बना और उस पर कई तरह के आरोप लगने लगे। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो ज़बरदस्ती भारत को भी उस पर शामिल कर दिया गया। और एक बहुत जल्दी में भारत छोड़ो आंदोलन, कई आंदोलन हुए, मैं उस पर एक आलोचनात्मक बातें लिखूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है कांग्रेस ने बड़े नेताओं को तो जेल में डाल दिया गया, सभी जेल में थे। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि आज़ादी तो मिली, आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग 1940 में पाकिस्तान की बात उठ चुकी थी। पाकिस्तान की बात उठने के बाद तो और 7 ही साल में आप देखिए, 7 साल में पाकिस्तान ही बन गया। अब यहाँ मैं एक बात सिर्फ अपनी बात समाप्त करूँगा, बाकी मैं अभी इसके बारे में बताऊँगा नहीं। इसको मैं अगले टॉपिक में थोड़े थोड़े टॉपिक करके बात करूँगा कि क्या हुआ।
भारत छोड़ो आंदोलन, हम भारत छोड़ो आंदोलन में कामयाबी मिली ना मिली मुझे तो नहीं मानता। मैं तो, मेरा अपना मानना है कि भारत छोड़ो आंदोलन इतना महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं था। बड़े बहुत इसको बढ़ा चढ़ा के कहा गया हो कि भाई ए, 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 महात्मा गांधी ने भी नारा दिया करो या मरो का। ठीक है, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया, कोई आंदोलन नहीं था। सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग जेल में डाल दिए गए। लेकिन 1945 में जब युद्ध समाप्त हुआ, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। युद्ध समाप्त हुआ तो मित्र देश एक प्रकार से बहुत कमज़ोर हो गए थे। जो इंग्लैंड जैसा बहुत बड़ा देश था, उसके स्थान पर अमेरिका ने ले लिया था। फ्रांस, इंग्लैंड जितने भी थे यूरोप के देश, ये कमज़ोर हो गए थे। जर्मनी ख़त्म हो गया। आपके रूस की स्थिति भी उतनी नहीं रही कि रूस का सोवियत संघ बन गया। सोवियत संघ के बाद शीत युद्ध की स्तर शुरू हो गया। यूएसए और दो गुट बन गए, एक सोवियत संघ समर्थक, एक अमेरिका समर्थन। अब नेटो वाले बन गए और सीटो वार्सा पैक्ट वाले एक तरफ बन गए। जब ये एक तरफ बन गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सीधे तौर पर बात कही थी कि वे किसी को अपने अधीन नहीं रख सकते, उसकी आज़ादी के लिए प्रयास करें। तो ऐसे समय में आज़ादी के लिए, तो उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तब सारे देशों को आज़ादी देनी पड़ी, क्योंकि यूरोप ही कमज़ोर हो चुका था। मेरा यहाँ मानना ये है। जो जितना बढ़ा चढ़ा के करे वो दूसरी बात है, हम क्रेडिट नहीं छोड़ेंगे, क्रेडिट देंगे कांग्रेस को, ऐसा नहीं है। लेकिन असल में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद जहां आंदोलन कम भी चल रहे थे, उनको भी आज़ादी दे दी गई। बहुत सारे देश, इन जितने भी ये उपनिवेशवादी जो लोग थे, मतलब कॉलोनियल सिस्टम में ये जो लोग थे, चाहे इंग्लैंड था, फ्रांस था, जर्मनी था, स्पेन था और था, सारे उपनिवेश समाप्त हो गए, क्योंकि यूरोप ही कमज़ोर हो गया। एक छत्र अमेरिका ताकतवर हो गया। अमेरिका ने तो अस्त्र शस्त्र की सप्लाई की, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन असल में ये था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्रेडिट था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, एक प्रकार से बहुत बड़े नेता थे, लेकिन गांधी की प्रिय जो है जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को ने गांधी जी पर दबाव बनाकर स्वयं को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया और सरदार पटेल को पीछे कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी नेहरू जो भी है हमारे देश के, हम तो सबको याद करते हैं। जो उनने काम किए अच्छे किए होंगे, लेकिन बुरे भी किए होंगे, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ज़्यादा न कहता हूँ, सिर्फ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ कि भाई, देश को अगर आगे ले जाना है तो बीती बातों को भी याद रखना होगा और आगे के लिए एक नया मार्ग चुनना होगा, जो कि मिलजुल के देश में शासन चलाने का होगा, ऐसा मेरा कहना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है देश प्रेम विद प्रदीप, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बने और मैं नई नई चीज़ें आपके पास रखूं। राष्ट्रीय हित में मैंने ये बात कही है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, राष्ट्र हित का है। जो मेरे पास, जो मेरे पहली बार आएंगे और समालोचना जो करने का प्रयास करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती, जय सनातन धर्म।